साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा लेकर के आया हूँ आपके लिए इसी कहानी के बुक नंबर 2 के 8वें भाग का पहला बयान। तो चलिए साथियों, सुनते हैं इस जादुई कहानी को। माया रानी की कमर में से ताली लेकर जब लाडली चली गई तो उसके घंटे भर बाद माया रानी होश में आकर उठ बैठी। उसके बदन में कुछ कुछ दर्द हो रहा था जिसका सबब वह समझ नहीं सकती थी। उसे फिर उन्हीं ख्यालों ने आकर घेर लिया जिनकी बदौलत 2 घंटे पहले वह बहुत ही परेशान थी। न वह बैठकर आराम पा सकती थी और न कोई उपन्यास इत्यादि पढ़कर ही अपना दिल बहला सकती थी। उसने अपनी अलमारी में से नाटक की किताब निकाली और क्षमादान के पास जाकर पढ़ना शुरू किया। पर नांदी पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंखों पर पलकों का पर्दा पड़ गया और फिर आधे घंटे तक वह गंभीर चिंता में डूबी रह गई। इसके बाद किसी के आने की आहट ने उसे चौंका दिया और वह घूमकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। धनपति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, धनपति, मेरी प्यारी रानी, मैं देखती हूँ कि इस समय तू बहुत ही उदास और किसी गंभीर चिंता में डूबी हुई है। शायद अभी तक तेरी आंखों में निद्रा देवी का डेरा नहीं पड़ा। माया, बेशक ऐसा ही है, मगर तेरे चेहरे पर भी। धनपति, मैं तो बहुत घबरा गई हूँ क्योंकि अब ये बात लोगों को मालूम हुआ चाहती है। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारी कट्टर रियाया उसे जी जान से। माया, बस आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी सोच ने तो मुझे बेकाम कर दिया है। धनपति, मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे जुदा हो जाना उचित समझती हूँ और यही कहने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। माया घबरा कर, तुझे क्या हो गया है? मुँह से बात भी संभल कर नहीं निकालती। धनपति, हाँ, मुझसे भूल हो गई। इस समय तरद्दुद और डर ने मुझे बेकाम कर रखा है। माया, अच्छा, तो तू मुझसे जुदा होकर कहाँ जाएगी? धनपति, जहाँ कहो। माया कुछ सोचकर, अभी जल्दी न करो, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह कब्जे में आ चुके हैं। सूर्योदय के पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगी। धनपति, मगर उसका क्या बंदोबस्त किया जाएगा जिसके विषय में चंडूल ने तेरे कान में। माया, उसकी तरफ से भी अब मुझे निराशा हो गई, वह बड़ा जिद्दी है। धनपति, तो क्यों नहीं उसकी तरफ से भी निश्चिंत हो जाती हो? माया, हाँ, अब यही होगा। धनपति, फिर देर करने की क्या ज़रूरत है? माया, मैं अभी जाती हूँ, क्या तू भी मेरे साथ चलेगी? धनपति, मैं चलने को तैयार हूँ, मगर न मालूम उसे चंडूल को यह बात क्यों कर मालूम हो गई। माया, खैर अब चलना चाहिए। अब माया रानी का ध्यान कैद खाने की ताली पर गया। अपनी कमर में ताली ने देखकर बहुत हैरान हुई। थोड़ी देर के लिए वह अपने को बिल्कुल ही भूल गई, पर आखिर एक लंबी सांस लेकर धनपति से बोली, आफत आने की ये दूसरी निशानी है। धनपति, सो क्या? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि यकायक तेरी अवस्था क्यों बदल गई और किस नई घटना ने आकर तुझे घेर लिया। माया, कैद खाने की ताली जिसे मैं सदा अपनी कमर में रखती थी गायब हो गई। धनपति घबरा कर, कहीं दूसरी जगह न रख दी हो? माया, नहीं, ज़रूर मेरे पास ही थी। चल लाडली से पूछूं, शायद वह इस विषय में कुछ कह सके। माया रानी धनपति के साथ लिए लाडली के कमरे में गई, मगर वहाँ लाडली थी कहाँ जो मिलती। अब उसकी घबराहट का कोई हद नहीं रहा, एकदम बोल उठी, बेशक लाडली ने धोखा दिया। धनपति, उसे ढूंढना चाहिए। माया आसमान की तरफ देखकर और लंबी सांस लेकर, ये पैर भर के लगभग रात जो बाकी है मेरे लिए बड़ी ही अनमोल है। इसे मैं लाडली की खोज में व्यर्थ नहीं खोना चाहती। इतने ही समय में मुझे उस जिद्दी के पास पहुँचना और उसका सिर काट कर लौट आना है। कैदियों से भी ज़्यादा तरद्दुद मुझे उसका है। हाय, अभी तक वह आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है जो चंडूल ने कही थी। खैर, वहाँ जाते जाते कैद खाने को भी देखती चलूँगी। जोश में आकर, कैदी चाहे कैद खाने के बाहर हो जाएं, मगर इस बाग की चारे दीवारी को नहीं लांघ सकते। जा, बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को बहुत जल्दी बुला ला। धनपति दौड़ी हुई गई और थोड़ी देर में दोनों अय्यारों को साथ लिए लौट आई। वे दोनों अय्यारी के सामान से दुरुस्त और हर एक काम के लिए मुस्तैद थे। यद्यपि बिहारी सिंह के चेहरे का रंग अच्छी तरह साफ नहीं हुआ था, तथापि उसकी कोशिश ने उसके चेहरे की सफाई आधी से ज़्यादा कर दी थी। आशा थी कि 2 ही एक दिन में वह आईने में अपनी शकल असली सूरत में देख लेगा। कैद खाने का रास्ता पाठकों को मालूम है, क्योंकि
तेज सिंह जब बिहारी सिंह की सूरत में यहाँ आए थे तो माया रानी के साथ कैदियों को देखने गए थे। लाडली के कमरे में से 10-12 तीर और कमान लेके धनपति तथा दोनों अय्यारों को साथ लिए हुए माया रानी सुरंग में घुसी। जब कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा ज्यों का त्यों बंद पाया। कैद खाने की ताली और लाडली के गायब होने का हाल कह के बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को ताकीद कर दी कि जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक तुम दोनों बड़ी होशियारी से इस दरवाजे पर पहरा दो। इसके बाद धनपति को साथ लिए हुए माया रानी बाग के तीसरे दर्जे में उसी रास्ते से गई जिस राह से तेज सिंह भेजे गए थे। हम पहले लिखाए हैं कि बाग के तीसरे दर्जे में एक बुर्ज है और उसके चारों तरफ बहुत से मकान, कमरे और कोठरियाँ हैं। बाग में एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जिसमें हाथ भर से ज़्यादा पानी नहीं था। माया रानी उसी चश्मे के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक गई, यहाँ तक कि वह एक मौलसिरी के पेड़ के नीचे पहुँची जहाँ संगमरमर का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर पत्थर की मूरत आदमी के बराबर की बैठी हुई थी। रात पैर भर से कम बाकी थी। चंद्रमा धीरे धीरे निकलकर अपनी सफ़ेद रोशनी पूरे आसमान पर फैला रहा था। माया रानी ने उस मूरत की कलाई पकड़ कर उमेठी, साथ ही मूरत ने मुँह खोल दिया। माया रानी ने उसके मुँह में हाथ डालकर कोई पेच घुमाना शुरू किया। थोड़ी देर में चबूतरे के सामने की तरफ का एक बड़ा सा पत्थर हल्की आवाज़ के साथ हटकर अलग हो गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दी। अपने पीछे पीछे धनपति को आने का इशारा करके माया रानी उस तहखाने में उतर गई। यद्यपि तहखाने में अंधेरा था मगर माया रानी ने टटोल कर एक आले पर से लालटेन और उसके जलाने का सामान उतारा और बत्ती जलाकर चारों तरफ देखने लगी। पूरब की तरफ सुरंग का एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों उसके अंदर घुसी और सुरंग में चलने लगी। लगभग 100 कदम जाने के बाद वह सुरंग खत्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दी। दोनों औरतें ऊपर चढ़ गई और उस बुर्ज के निचले हिस्से में जा पहुँची जो बहुत से मकानों से घिरा हुआ था। यहाँ भी उसी तरह का चबूतरा और उस पत्थर का आदमी बैठा हुआ था। वह भी किसी सुरंग का दरवाज़ा था जिसे माया रानी ने पहली रीति से खोला। यह सुरंग चौथे दर्जे में जाने के लिए थी। दोनों औरतें उस सुरंग में घुसी। 200 कदम के लगभग जाने के बाद वह सुरंग खत्म हुई और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नजर आई। दोनों औरतें ऊपर चढ़कर एक कोठरी में पहुंची जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। कोठरी के बाहर निकलकर धनपति और माया रानी ने अपने को बाग के चौथे हिस्से में पाया। इस बाग का पूरा नक्शा हम आगे चलकर खींचेंगे। यहाँ केवल माया रानी की कार्रवाई का हाल लिखते हैं। कोठरी से 8-10 कदम की दूरी पर पक्का मगर सूखा कुआं था जिसके अंदर लोहे की एक मोटी जंजीर लटक रही थी। कुएं के ऊपर डोल और रस्सा पड़ा था। डोल में लालटेन रखकर कुएं के अंदर ढीला और जब वह तह में पहुंच गया तो दोनों औरतें जंजीर थामकर कुएं के अंदर उतर गई। नीचे कुएं की दीवार के साथ छोटा सा दरवाज़ा था जिसे खोलकर धनपति को पीछे आने का इशारा करके माया रानी हाथ में लालटेन लिए हुए अंदर घुसी। वहाँ पर छोटी छोटी कई कोठरियाँ थी। बिचली कोठरी में जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था एक आदमी हाथ में फौलादी ढाल लिए टहलता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था मगर माया रानी के हाथ वाली लालटेन ने उस कोठरी की हर एक चीज़ और उस आदमी की सूरत बखूबी दिखा दी। इस समय उस आदमी की उम्र का अंदाज़ा करना मुश्किल है क्योंकि रंज और गम ने उसे सुखाकर कांटा कर दिया है। बड़ी बड़ी आँखों के चारों तरफ स्याही दौड़ गई है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। तो भी हर एक हालत पर ध्यान देकर कह सकते हैं कि वह किसी ज़माने में बहुत ही हसीन और नाजुक रहा होगा मगर इस समय कैद ने उसे मुर्दा बना रखा है। उसके बदन के कपड़े बिल्कुल फटे और मैले थे और वह बहुत ही मजहूल हो रहा था। कोठरी के एक तरफ तांबे का घड़ा, लोटा और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। ओढ़ने और बिछाने के लिए 2 कंबल थे। कोठरी की पिछली दीवार में खिड़की थी जिसके अंदर से बदबू आ रही थी। माया रानी और धनपति को देखकर वह आदमी ठहर गया और इस अवस्था में भी लाल लाल आंखें करके उन दोनों की तरफ देखने लगा। माया, ये आखिरी दफ़े मैं तेरे पास आई हूँ। कैदी, ईश्वर करे ऐसा ही हो और फिर तेरी सूरत दिखाई न दे। माया, अब भी अगर वह भेद मुझे बता दे तो तुझे छोड़ दूँगी। कैदी, हरामजादी, कमीनी औरत, दूर हो मेरे सामने से। माया, मालूम होता है वह भेद तू अपने साथ ले जाएगा। कैदी, बेशक ऐसा ही है। माया, यह ढाल तेरे हाथ में कहाँ से आई? कैदी, तुझ चांडालनी की इस बात का जवाब मैं क्यों दूँ? माया, मालूम होता है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है और अब तू मौत के पंजे में पड़ना चाहता है। कैदी, बेशक पहले मुझे अपनी जान प्यारी न थी
5 दिन पीछे भोजन करना मुझे पसंद न था। कभी कभी तेरी सूरत देखने की बनिस्बत मौत को 1000 दर्जे अच्छा समझता था, मगर अब मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। माया हंसकर, तुझे मेरे हाथ से बचाने वाला कौन है? कैदी ढाल दिखाकर, यह है। धनपति माया रानी के कान में, न मालूम यह ढाल इसे क्यों कर मिल गई? क्या चंडूल यहाँ तो नहीं पहुँच गया? माया धनपति से, कुछ समझ में नहीं आता, यह ढाल भविष्य बुरा बता रही है। धनपति, मेरा कलेजा डर के मारे काँप रहा है। माया कैदी से, यह तुझे किसी तरह बचा नहीं सकती और मैं तेरी जान लिए बिना नहीं जा सकती। कैदी, खैर जो कुछ तू कर सके कर ले। माया, तू जिद्दी और बेहया है। कैदी, हरामजादी की बच्ची, बेहया तो तू है जो घड़ी घड़ी के बाद मेरे सामने आती है। इस बात के जवाब में माया रानी ने एक तीर कैदी को मारा, जिसे उसने बड़ी चालाकी से ढाल पर रोक लिया। दूसरा तीर चलाया, वह भी बेकार हुआ। तीसरा तीर चलाया, उससे भी कोई काम न चला। लाचार माया रानी कैदी का मुँह देखने लगी। कैदी, तेरे लिए कुछ भी न होगा। माया, खैर देखूंगी, तू कब तक अपनी जान बचाता है? कैदी, मेरी जान कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि मुझे निश्चय हो गया कि अब तेरी मौत आ गई। इसका जवाब माया रानी कुछ दिया ही चाहती थी कि एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कैदी की बात पूरी होने के साथ ही किसी ने कहा, बेशक माया रानी की मौत आ गई।